नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9वीं संचयन से संबंधित पाठ स्पर्श लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस पाठ के प्रथम भाग में पार्ट 1 में हमने देखा कि लेखक के भाई उन्हें कुछ चिट्ठियाँ पोस्ट करने के लिए देते हैं और वे जब पोस्ट की ओर जाते तो रास्ते में जो कुआं पड़ता है उस कुएं में एक सांप है। उसे देखने की लालसा में वे जब झुकते हैं, उसे कुएं में झांकते हैं तो वो चिट्ठियाँ कुएं में गिर जाती है। अब लेखक सोच रहे हैं कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, या तो कुएं में उतरकर सांप को मारकर चिट्ठियाँ बाहर निकाली जाए या फिर घर जाकर झूठ बोल दिया जाए कि हमने चिट्ठियाँ पोस्ट कर दी। इस दुविधा में लेखक है और अंत में लेखक ये निर्णय करते हैं कि कुछ भी हो, कुएं में उतरना है और चिट्ठियाँ लानी है। दृढ़ संकल्प से पाठ को आगे बढ़ाते हुए लेखक कहते हैं, दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियाँ कट जाती हैं। दृढ़ संकल्प हम कर लेते हैं कि एक काम करना है, निर्णय जब हम कर लेते हैं कुछ, तब दुविधा, कन्फ्यूज़न की स्थिति नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, बेड़ियाँ कट जाती है। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो जाता है उसे क्या? मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जो भी निर्णय लिया हो, चाहे वो निर्णय मूर्खता से लिया गया हो, चाहे बुद्धिमानी से लिया गया हो, लेकिन एक बार निर्णय ले लिया और फिर बुद्धिमत्ता से या मूर्खता से मौत का मार्ग ही क्यों न चुन लिया हो, और जब मार्ग चुन लेता है आदमी, तब वो दुनिया भर से टकराने के लिए तैयार हो जाता है। और फल, इस निर्णय का फल क्या होगा? उसे फल की क्या चिंता होती है? फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। मतलब केवल कर्म हमारे हाथ में है, उस कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं है, वह तो ईश्वर देता है। उस समय चिट्ठियाँ निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। विषधर यानी सांप, विष को धारण करने वाला सांप, उससे मैं भिड़ने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो या सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी अब कोई चिंता मुझे नहीं थी। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियाँ उठा लूँगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी। लेखक को पक्का विश्वास था कि नीचे उतरूंगा, सांप को मार दूंगा और चिट्ठियाँ जरूर उठा लाऊंगा, और इसी बलबूते पर वह नीचे उतरने के लिए तैयार हो गया। छोटा भाई रोता था। लेखक के इस साहस को देखकर छोटा भाई रोता था, और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है, और उसके रोने का मतलब ये था कि मैं नीचे जा रहा हूँ, मतलब अब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। यद्यपि फिर भी वह शब्दों से नहीं कहता था। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। मतलब वह सांप साक्षात मौत बनकर नीचे बैठा हुआ था। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा, और नंगी मौत जो नीचे बैठी थी, उससे लड़ने के लिए, उसे भिड़ने के लिए, उसे टकराने के लिए मुझे भी नंगा होना पड़ा। मतलब लेखक ने अपनी धोतियाँ उतारी, छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, जो माँ ने चने भुना कर दिए थे, वो चने वाली एक धोती, 2 कानों से बंधी हुई धोतियाँ, 5 धोतियाँ और कुछ रस्सियाँ मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच कर आजमा लिया, ये चेक कर लिया कि गांठें मजबूत कड़ी बंधी है या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम हमने नहीं रखा। पूरी सावधानी के साथ मैंने नीचे उतरने की सोची। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग, वह लकड़ी जिस पर चरसपूस टिकता है, मतलब जिस पर बाल्टी नीचे जाती है, ऊपर हम खींचते हैं, वो जो चरसपूस होता है, उसे डेंग कहा जाता है। डेंग के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया, या वो मजबूती से पकड़ कर रखे। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया, और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा।
मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया कि मैं कुएं से नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने इसी डंडे से कई सांप को मारा था। इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी डर नहीं लगा। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था, बहुत आसान कार्य समझता था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज में रहा होगा, जब मैं नीचे उतर रहा था और कुएं की जो नीचे की ज़मीन है उस ज़मीन से मैं कम से कम 4-5 गज दूर रहा होगा, तब ध्यान से मैंने नीचे देखा। अक्ल चकरा गई, होश उड़ गए। सांप फन फैलाए धरातल के से एक हाथ ऊपर उठा हुआ, ऊपर फन फैलाए हुए बैठा हुआ था, लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। आधा अग्रभाग, शरीर का आधा भाग ऊपर यूं उठा हुआ था। मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। वो ये ऐसे फन को फैलाकर मानो मेरी प्रतीक्षा कर रहा हो, इंतज़ार कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिल रहा था, उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। वो इस तरह आसन जमा कर बैठ गया था कि ये नीचे आए और मैं इसको डस लूँ। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को हिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता है और फुंकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। सपेरा जब बीन बजाता है तो सांप जैसे डोलता है, ये उसी प्रकार डोल रहा था और डसने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ था। उसका प्रतिद्वंदी मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बिल्कुल बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। मुझे कुएं के बिल्कुल मध्य में, सेंटर में उतरना था। इसके माने थे, इसका मतलब था सांप से 1.5-2 फुट या गज नहीं की दूरी पर उतरना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे, याद रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, उसकी गोलाई बहुत कम होती है, क्योंकि मिट्टी गिर गिर कर वो कुआं भर जाता है, इसीलिए उसकी गोलाई कम हो जाती है। नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक नहीं था। ऐसी दशा में कुएं में सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था। वह भी उस समय, उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था, उतरना तो था ही। थकावट से ऊपर भी नहीं चढ़ पा सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय भी नहीं किया था। डर कर भाग जाऊं, ये भी अभी तक मैंने नहीं सोचा था। यदि ऐसा करता तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? धीरे धीरे उतरने लगा। एक इंच ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों मेरी एकाग्रचित्ता बढ़ती जाती थी। मुझे एक उपाय सूझा। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल से लगा दिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फूं करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर को समकोण बनाती हुई लटक रही थी, पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झुककर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सन्मुख कुएं की दूसरी और 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई, यानी हम दोनों की आंखें चार। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा। शायद एक दूसरे को हमने पहचाना। शायद सांप ने पहचान लिया कि यही था वो जो ऊपर से ढेला फेंकता था। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं, आँखों से सुनने वाला कहते हैं। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। मैं खुद भी आँखों से ही सुन रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आँखों को दे दी हो। मतलब सारे काम, सुनने के काम, सूंघने के काम, सब काम मेरी आँखें ही कर रही। इस प्रकार लेखक से सांप की मुलाकात हुई।
दोनों और लड़ाई का मोर्चा बन चुका था। इस वीडियो के अगले भाग में ये देखेंगे कि किसकी हार होती है, किसकी जीत होती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी पार्ट 3 में। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।